सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथी आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। मैं डॉक्टर स्वप्निल, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 948वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूँ। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर दीपक प्रसाद सिंह सर। सर एक प्रतिष्ठित एवं अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक है। उन्होंने एमडी की उपाधि प्राप्त की है। लंबे समय तक पूर्व सहायक प्रोफेसर के रूप में जीटी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में अपनी सेवाएं दी है। इनका योगदान न केवल चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय रहा है, बल्कि उन्होंने अनेक रोगियों को होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ जीवन प्रदान किया है। सर वर्तमान में बिहार सरकार के अधीन आयुष चिकित्सक होम्योपैथ के रूप में कार्यरत हैं और समाज के सभी वर्गों को किफायती, प्रभावी एवं सुरक्षित चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू। पीपीटी ला दिए पहले। अगेन हाँ, फर्स्ट तो फर्स्ट करो इन्फेंट रेगुलेटिंग। इन्फेंट रेगुलेटरी। ठीक, चल रहा है पीपीटी। चल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज बाल दिवस है, चिल्ड्रन डे है आज। और आज इसी दिवस पे हमें कुछ चिल्ड्रन का ही बारे में, कुछ बिहेवियर डिजॉर्डर के बारे में बोलने का मौका मिला है। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं जो पीडियाट्रिक्स जो वर्ड आया है वह पीडियाट्रिक्स चिल्ड्रन का ही ट्रीटमेंट के बारे में, उसके प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेशन के बारे में लोग स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग बर्थ से लेकर के और एडोलसेंट एज तक का नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कंडीशन का स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग फिटल लाइफ का के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग उस फेज के हम लोग कंप्लीट स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जो है स्टडी करते हैं, हम लोग बर्थ से लेकर के एडोलसेंट में करते हैं। तो उसमें कई तरह का डिजॉर्डर का स्टडी करते हैं। कभी आप देखे होंगे वहाँ पर जीआईटी डिजॉर्डर का स्टडी भी करते हैं, पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट है उसका स्टडी करते हैं, ऑर्थोपेडिक का है, डर्मेटोलॉजी का है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉडी जितने सिस्टम होते हैं लगभग सबका हम लोग पेशेंट देखते हैं, पीडियाट्रिक बच्चों का। और लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है चिल्ड्रन का एक साइकेट्रिक डिजॉर्डर बोलते हैं, या उसको मतलब बिहेवियर डिजॉर्डर बोलते हैं। तो जो पेशेंट का जो साइकेट्रिक जहाँ बात होती है तो वहाँ पर कई बात होती है, जैसे थॉट डिजॉर्डर होता है। तो थॉट डिजॉर्डर बच्चों में बहुत कम मिलते हैं। दूसरा आपको होता है परसेप्शन डिजॉर्डर, यही बच्चों में बहुत कम मिलते हैं। उसके बाद आपको होता है इमोशनल डिजॉर्डर, तो कुछ इसमें कुछ कम मिलते हैं। लेकिन बच्चों में बिहेवियर डिजॉर्डर जो होता है ना, वो आपको बर्थ के बाद से देखने को मिल जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको डिजॉर्डर मिलते हैं। तो ये जो हम लोग जो बच्चों का जो फेज जो डिवाइड करते हैं कि बर्थ से लेकर के और 7 डेज तक को हम लोग बोलते हैं न्यू बॉर्न। और कौन सा न्यू बॉर्न बोलते हैं हम लोग? न्यू बॉर्न बेबी। और या तो उसको हम लोग अर्ली नियोनेट बोलते हैं, उसको अर्ली नियोनेट बोलते हैं। तो बर्थ से लेकर 7 डेज तक क्या होता है ना कि बच्चों का जो भी, जैसे डिलीवरी के बाद अभी वह इन्वायरमेंट में भी आया है, तरह तरह के वहाँ पर उसको इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। और तब और भी बात करते हैं, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हो चाहे कई तरह का हो। फिर उसका दूसरा फेज जो आपको आते हैं वो न्यूनेट प्रॉपर होते हैं, जो आपको 8 डेज से लेकर के और 28 दिन तक का फेज होता है। तीसरा आपको होता है इन्फेंट जो होता है आपको 29 दिन से लेकर 1 साल तक को बोलते हैं। फिर देखिए, तो अब एक दूसरा जो आपको पहला जो फेज था, या फिर फेज को बता देते हैं आपको हम, दूसरा जो आपको मिलते हैं आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक टॉडलर होता है।
3 साल से लेकर 6 साल तक प्री स्कूलिंग चाइल्ड होते हैं, या उसको प्ले चाइल्ड बोलते हैं। 6 साल से 12 साल तक को स्कूलिंग चाइल्ड बोलते हैं। 11 से लेकर के 15 साल तक प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं, प्यूबर्टी चाइल्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद 15 से लेकर के 19 साल तक एडोसेंट चाइल्ड बोलते हैं। अभी जो यहाँ बताया कि हर एज वाइज, जन्म से लेकर के और एडोसेंट तक, वहाँ पे कितने तरह के बॉडी का ग्रोथ एंड बॉडी बॉडी में डेवलपमेंट, ये दो चीज वहाँ पे बॉडी डेवलप होता है। प्लस यहाँ पे ऑर्गन के डेवलप के साथ साथ, ऑर्गन के ग्रोथ के साथ साथ माइंड का भी वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो फिजिकल मैच्योरिटी एंड मेंटल मैच्योरिटी दोनों यहाँ पर डेवलप होते हैं। यानी बॉडी में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंज को बोलते हैं ग्रोथ बोलते हैं, और क्वालिटेटिव को भी हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इस समय बच्चों में कई तरह के बिहेवियर आते हैं। बाद में न जाकर के 18-19 साल के बाद जो होते हैं, वो एक कांस्टेंट माइंड, चाहे वो अपने ऑक्यूपेशन के अनुसार जो होता है, जो भी पर्सन होते हैं वो उसमें अपना नॉर्मल फेज में रहते हैं। लेकिन यहाँ तो बच्चा डेवलप हो रहा है, डेवलप होने के साथ साथ कई तरह के फेज आते हैं। इसी में कितने बिहेवियर मिलते हैं, उसमें अलग अलग बिहेवियर मिलता है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखने जा रहे हैं इन्फेंट में, 1 साल से पहले के बच्चों में किस किस तरह के बिहेवियर डिजॉर्डर मिलते हैं, कैसे कैसे बिहेवियर डिजॉर्डर वहां पे मिलते हैं। तो पहले उसको देख लेते हैं। इसमें जो आपको सबसे पहला जो आपका जो डिजॉर्डर आता है, सबसे फर्स्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी डिजॉर्डर, सॉरी। तो पहला जो आपका आता है उसमें है रेगुलेटरी डिजॉर्डर, है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट डिजॉर्डर बोलते हैं। एडजस्टमेंट, जब हम बात किए थे ना आपको, तो सबसे फर्स्ट बिहेवियर जो बच्चों में होता है कि वह किसी भी तरह के इन्वायरमेंट के स्टिमुली से अडॉप्ट नहीं कर पाता, वो एडजस्ट नहीं कर पाता। वो उसको हर तरह में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं उसको। या तो उस जहाँ इन्वायरमेंट में कुछ तरह का स्टिमुलस चेंज होगा, वह उस तरह के में अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, और वह अब नॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। अब नॉर्मल बिहेवियर में या तो फिर वह ईटिंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके फिर स्लीप में डिजॉर्डर आ सकते हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी डिजॉर्डर बोलते हैं। और ऐसे बच्चों में होता है, ज्यादातर कब होता है रेगुलेटरी डिजॉर्डर, जन्म के बाद जो होता है रेगुलेटरी डिजॉर्डर ज्यादा मिलते हैं। इन्वायरमेंट में अडॉप्ट नहीं करता तुरंत, उसके कई तरह के उसमें बिहेवियर चेंज होते हैं। तो उस तरह को बोलते हैं रेगुलेटरी डिजॉर्डर, या इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट डिजॉर्डर। एडजस्टमेंट किसके किसके साथ, तो इन्वायरमेंट के साथ। तो इस तरह का होता है। इस तरह के बच्चों में अगर बाय द वे अगर इन्वायरमेंट से एडजस्टमेंट में अगर दिक्कत होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको देख करके उसके अनुसार हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं उसमें। जो का मेडिसिन वहाँ पर पिपिट में बना हुआ है कि बहुत सारी चीज को यहाँ पे, तो हम लोग बहुत सारा बिहेवियर जो देखना है उसमें हम लोग को है, तो एक एक करके हम लोग बात करते जा रहे हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ बच्चों के चार अपने उस मियाज इनको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसको उस ढंग से मेडिसिन देते हैं। एक तो हो गया आपको हाँ, हाँ उसमें बहुत सारे मेडिसिन, जैसे कैमोमिला भी उसमें है, एस्टामोनियम है, या इग्नेशिया है। इस तरह कुछ मेडिसिन उसमें हम लोग दे देते हैं पेशेंट को, बच्चों को देते हैं, अप्लाई करते हैं, उसमें मियाज देते हैं उसमें। इसके बाद नंबर 2 में आता है आपको सेकंड कौन सी, अटैचमेंट डिजॉर्डर। सेकंड जो था आपका अटैचमेंट डिजॉर्डर। अटैचमेंट डिजॉर्डर में क्या होता है कि बच्चा जो होता है, जो जिसके साथ वो रह रहा है, उसके साथ उसका अटैचमेंट में प्रॉब्लम होता है। ये अटैचमेंट जैसे दो तरह के इसमें अटैचमेंट होता है अटैचमेंट डिजॉर्डर में। एक होते हैं आपका रिएक्टिव डिजॉर्डर होते हैं, एक होते हैं आपको डिसइनहिबिटिव डिजॉर्डर होते हैं। रिएक्टिव डिजॉर्डर में क्या होता है कि जो पर्सन उसका पालन पोषण करता है, जिसके साथ वो रहता है, उसी के साथ वो क्या होता है ना, वो अटैच नहीं हो पाता है। जैसे उसको जो दूध पिलाता हो, या चाहे उसके मदर हो या कोई गार्जियन हो, उसको जिसके साथ वो रहता है, जो उसको खिलाता पिलाता हो, तो उसी के साथ जो है वो उसको जो है ना अटैच नहीं हो पाता हो। और दूसरा जो होता है कंडीशन डिसइनहिबिटेड डिजॉर्डर, जिसके नहीं भी जानता हो, उसके साथ वो ऐसा अटैच करता हो, लगता है कि बरसों से उसको जानता हो। तो इसमें जो है ना, ये अटैचमेंट डिजॉर्डर में दोनों तरह के होते हैं। दो तरह के बच्चे मिलेंगे। एक बच्चे ऐसे मिलेंगे कि जो मदर या जो उसके घर के जो पर्सन है, जिसको जो बच्चों के साथ हर समय रहता है, उसके उसके बावजूद भी वो अटैच नहीं कर पाता है वो।
तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव डिजॉर्डर, बोलते हैं रिएक्टिव अटैचमेंट डिजॉर्डर। एक ऐसे बच्चे होते हैं कि जो अननोन पर्सन है, वह उसको न दूध पिलाता है, न उसको पालन पोषण करता, नर्सिंग करता है, उसके साथ वो जो है ना ज्यादा अटैच रहता है वो। तो ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो डिसइनहिबिटेड डिजॉर्डर में तो ज्यादा हम लोग को नहीं ज्यादा सोचते उसमें, लेकिन जो रिएक्टिव अटैचमेंट डिजॉर्डर के जो बच्चे होते हैं, उसमें हम लोग को थोड़ा मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चल करके अपोजिशनल डिजॉर्डर के या फिर अपोजिशनल डिजॉर्डर के कंडीशन बन सकते हैं बच्चों में, या फिर कंडक्ट डिजॉर्डर के बच्चे बन सकते हैं उसमें, या फिर डिसरप्टिव बिहेवियर हो सकते हैं, यानी वह एंटी सोशल डिजॉर्डर के बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसा भी होता है ये हो गया आपको कौन सा, अटैचमेंट डिजॉर्डर। तो ये मेरा दो तरह का डिजॉर्डर हो गया। नेक्स्ट, हाँ, इसमें जो मेडिसिन जो हम लोग देते हैं, इसमें हम लोग जो मेडिसिन देते हैं आपको पीपीटी में दिया हुआ है, इसे कई तरह के मेडिसिन देते हैं। इसमें पहले हम लोग बच्चों को उसके मियाज के अनुसार देखते हुए और उस तरह का हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं। थर्ड नंबर में क्या हो गया फिर, इन्फेंट स्लीप डिजॉर्डर, हैं? इन्फेंट स्लीप, इन्फेंट स्लीप डिजॉर्डर। अगला है स्लीप डिजॉर्डर। बहुत सारे बच्चों का नॉर्मल स्लीप जो होता है ना, वो लगभग 18 घंटा से लेकर के 20 घंटा तक बच्चों को सोना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा स्लीप करेगा उतना ज्यादा बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बनता है, और जितना ग्रोथ हार्मोन बनेगा उतना बॉडी का ग्रोथ होता है, उतना बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उसमें माइंड का डेवलपमेंट होता है। तो बच्चों को सोना बहुत जरूरत होता है। स्लीप एक बच्चों का एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर वो स्लीप नहीं करेगा बाय द वे, तो उसका ग्रोथ हार्मोन घट जाएगा और उसका ग्रोथ प्रॉपर्ली होगा नहीं उसको। इसीलिए बच्चों में क्या है ना कि स्लीप जो है ना प्रॉपर होना चाहिए उसको, और जब स्लीप होगा तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों प्रॉपर होंगे। अब स्लीप होता क्यों नहीं है, बच्चों का स्लीप में प्रॉब्लम क्यों आती है? तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों में, वो होता है बोन पेन। बोन पेन क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के बच्चों में बोन का ग्रोथ होता है। अब बोन के ग्रोथ के समय, उसमें बोन के डेवलप ग्रोथ के समय अल्कलाइन फॉस्फेटेज बनते हैं। याद रखना इसके बारे में हम लोग को, कि बोन के ग्रोथ के समय अल्कलाइन फॉस्फेटेज बनता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक प्रकार का नॉन फंक्शनल एंजाइम है, और जिस समय बच्चों को बोन में पेन होता है, हड्डी में दर्द होता है, हड्डी में बोन में पेन होने के कारण बच्चों क्या होता है, उसमें रोते ज्यादा है। इसलिए इसके लिए होता है बच्चों में जब मालिश करने पे क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, बच्चे सो जाते हैं। तो वह सबसे ज्यादा अगर बच्चा क्राई करता है, रोता है, तो वह होता है किसके कारण, बोन पेन के कारण। इसलिए इसको हम लोग देखे होंगे, देखते हैं इसके बारे में, कि बच्चा को जब मसाज कर देते हैं हाथ पैर को, तो बच्चा जब रिलैक्स हो सो जाता है। फिर जब उठता है तो फिर क्या होता है ना, तो आप और भी कारण होते हैं। तो एक कारण जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है ना स्लीप नहीं होने का, जिसे बच्चे ज्यादा रोते हैं, उसका ये कारण। दूसरे कारण जो होते हैं बच्चे रोने का, वो होता है हंगर। अगर बच्चा को भूख लगेगा तो उसके से बच्चा चिल्लाएगा, क्योंकि उसका मेन जो सिग्नल है वही है उसका। तो दूसरा कंडीशन होता है। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, हेडेक। बच्चों को हेडेक बहुत होते रहता है, क्योंकि जो उसका स्कल जो बोन होते हैं ना, स्कल बोन भी कंप्लीट तो डेवलप नहीं रहता है ना। आपको आप देखे होंगे कि स्कल बोन में फोंटानेल होते हैं। फोंटानेल, एंटीरियर फोंटानेल होते हैं और पोस्टीरियर फोंटानेल होते हैं। तो फोंटानेल जो होते हैं वो तो गैप होता है ना स्कल बोन का। तो वो क्यों बनता है, वो रहना भी जरूरत है, क्योंकि उसी की वजह से ब्रेन डेवलप होता है। द फोंटानेल एक प्रकार का गैप होता है स्कल बोन का, जिसमें कंप्लीट डेवलप नहीं होता है। बाद में वो बर्थ के बाद जो होते हैं ना, वह पोस्टीरियर फोंटानेल 3 महीने में जाके बंद हो जाता है, और जो एंटीरियर पोस्टानेल है वो लगभग 12 से लेकर 15 महीने में जाके बंद हो जाता है। तो फोंटानेल में जब बोन ग्रोथ होते रहता है ना, वह डेवलप होता है, उसके कारण भी उसको हेडेक होता है। और हेडेक होता है तो बच्चा रोता है। तो ये दूसरा कारण क्या होता है आपको, वहां पर हेडेक का प्रॉब्लम, हेडेक वजह। थर्ड जो प्रॉब्लम होता है उसको, वो होता है नेजल पेन या साइनस। नेजल पेन के बारे में, नेजल पेन क्यों होता है, कि बच्चों के नोज में एडिनोइड ग्लैंड होता है ना। बच्चों के नोज में एडिनोइड ग्लैंड होता है, और जब जब भी थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज होता है, चाहे कोल्ड वेदर हुआ, कोल्ड हवा हुआ ना, तो एडिनोइड का साइज बढ़ जाता है। और उसके कारण क्या होते हैं,
एडी नोडाइटिस डेवलप कर जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पे नेजल पेन डेवलप होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखते होंगे, जब बच्चा को इस नेजल बोन को जब हम लोग थोड़ा मालिश करते हैं, मसाज करते हैं, तब बच्चा रिलैक्स फीलिंग करता है ना, रिलैक्स फीलिंग करता है, और उससे बच्चा भी सो जाता है। तो एक कंडीशन यह भी होता है जिसमें बच्चा नहीं सो पाते हैं। और एक चौथा कारण होता है उस पे से बच्चों का, वो होता है कभी कभी अब्डोमिनल पेन। तो अब्डोमिनल पेन पेट दर्द के कारण भी बच्चे रोते हैं, क्योंकि बच्चों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाते हैं। कब मदर मिल्क अगर यूज करे बच्चा तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दिक्कत कब होता है कि जब उस बच्चे को एनिमल मिल्क यूज करते हैं। फार्मूला मिल्क से भी दिक्कत नहीं होता बच्चों को, मदर मिल्क और फार्मूला मिल्क, दो मिल्क से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन दिक्कत कब होता है, उसको एनिमल मिल्क से प्रॉब्लम होता है। एनिमल मिल्क जो होते हैं, चाहे वो गोट है या फिर बफेलो का हुआ या फिर काऊ का हुआ, तो ये जो मिल्क होता है, यह मिल्क एनिमल मिल्क जो होता है ना, ये ह्यूमन के जीआईटी के लिए वो सही नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है ना, क्योंकि मिल्क का रिएक्शन होते रहता है जीआईटी पे, क्योंकि वह मिल्क किसका है, एनिमल का मिल्क है। और एनिमल का मिल्क और ह्यूमन के जीआईटी में आने पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है। हाँ, धीरे धीरे मिल्क जब एडजस्ट करते हैं तो फिर बाद में यूज करते हैं, लेकिन शुरू शुरू में और बाय द वे इन्फेंट फेज में अगर एनिमल मिल्क देते हैं बच्चों को, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। इसलिए इन्फेंट फेज में तो एनिमल मिल्क को यूज नहीं करना चाहिए। तो इसके कारण भी क्या होता है ना कि अब्डोमिनल पेन होने की बात होती है। चलिए, तो इसकी वजह से बच्चा क्या होगा, स्लीप नहीं कर पाता है, और जब स्लीप नहीं होगा तो उसके से बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा उसको। तो इसके लिए तो पहले हमको थोड़ा ध्यान देना होगा कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, किस वजह से वो नहीं सो पा रहा है। उसके अनुसार वहाँ पे हम लोग फिर मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या देते हैं इसमें हम लोग, तो इसमें हम लोग को देना चाहिए, जैसे कलकरिया फॉस है, कलकरिया कार्ब है, या फिर ओपियम है। इसके बाद फिर आपको ओपियम में फिर इसके बाद ये रस्टक्स भी है, रूटा भी है। तो या फिर ये सब बहुत सारे कुछ मेडिसिन आते हैं, जिसको कि स्लीप अगर लॉस हो तो उस केस में उसको दिया जाता है, लेकिन कंडीशन देखते हुए। और कैल्शियम तो खैर बहुत बढ़िया काम करता है स्लीप के कंडीशन में। तो ये था आपका स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। ये भी आपका चिल्ड्रन का बहुत कंडीशन कॉमन मिलता है। और कुछ बच्चे जो स्लीप कर जो में स्लीप लॉस होता है ना, वो थोड़ा सा उसकी आदत होती है कि किसी गार्जियन के साथ रहना। अब बताएंगे, एक समय को आता है कंगारू मदर भी होता है, कंगारू मदर की जो कहानी वो दूसरी तरफ होती है। नेक्स्ट पॉइंट के अगला तो स्लाइड करेगा। फीडिंग दिया। अगला जो होता है एक प्रकार का बच्चों में भी एक बिहेवियर जो होता है फीडिंग डिसऑर्डर, जैसे वो आपको रिपेल करेगा, मिल्क को रिपेल करेगा, या मिल्क को इनटेक करने के बाद वो क्या करता है, वो थोड़ा सा बाहर उसको रिगर्जिटेट कर देता है। कुछ बच्चों में होता है वहां पर फीडिंग डिसऑर्डर, या तो मदर मिल्क का भी बात होता है, तो मदर मिल्क को वो सक नहीं कर पाता है, या तो उसको सक करने का वह एजुकेशन नहीं मिल पा, उसको समझ में नहीं आ रहा उसको। तो एक कंडीशन यह होता है, बच्चे अगर बाय दी अगर चम्मच से दूध पिलाते हैं तो पी नहीं पाता बच्चा, उसमें उसको क्या करता है, माउथ में रख करके उसको रिफ्यूज करता है, या फिर असोफेगस से रिटर्न कर देता है। तो कई तरह के कंडीशन होते हैं, या फिर कोई अगर और मिल कर देते हैं तब भी उसको नहीं ले पाता हो। तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे आप कोई भी मिल्क देंगे तो मिल्क को क्या करें, रिफ्यूज करते रहो वहाँ पर, उसकी आदत होती है। तो ये भी एक प्रकार का देखा गया। फिर मिल्क लेने के बाद कुछ जो होता है मिल्क बाहर रहता है, ये वो तो होता है क्या, फिजियोलॉजिकल जीआर होता है। फिजियोलॉजिकल जीआर किस में होता है, बच्चों में मिलते हैं आपको। जैसे 1 साल तक जो होता है ना, ऑसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर जो होता है ना, प्रॉपर डेवलप नहीं रहता है। 1 साल के बाद ही जो होता है ना, लोअर स्फिंक्टर डेवलप होता है प्रॉपरली। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा अगर थोड़ा भी ज्यादा दूध पी लेता है ना, तो वो बाहर रिफ्यूज करता है वहाँ पे। तो वह तो ऑसोफेगस के कारण होता है। लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा कैरेक्टर होता है कि जिसको वो मिल्क को क्या करता है, वो रिफ्यूज करते रहता है। उसको बोलते हैं क्या हम लोग, इन्फेंट फीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके लिए हम लोग होता है कुछ हम लोग मेडिसिन जो होता है ना, होम्योपैथी मेडिसिन, उसको देखते हुए, बच्चों को देखते हुए उसके कंडीशन के अनुसार हम लोग फिर मेडिसिन को देते हैं, जो आपको पीपीटी मेडिसिन बना हुआ है। इसमें से कुछ मेडिसिन को हम लोग चूज करते हैं,
उसके कंडीशन के अनुसार हम लोग देखते हुए मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट एक्सेसिव क्राइम। एक और कंडीशन आता है बिहेवियर डिजॉर्डर में, एक्सेस क्राई। बहुत सारे बच्चे होते हैं खूब रोते रहते हैं। अभी ऐसा बताया था आपको, स्लीप डिजॉर्डर में बताया था आपको कि बच्चे क्यों नहीं सोते हैं, रोते क्यों ज्यादा है। रोते हैं, रोने का बता, रोने रोता तब है जब बच्चा को तकलीफ होगा। तो बच्चा को तकलीफ क्यों होता है, किस वजह से, तो बताएंगे पेन के बारे में। तो बच्चों में सबसे ज्यादा तकलीफ होता है पेन का, और दूसरा होता है हंगर का, तब होता है बच्चा। तो पेन क्यों हुआ, पेन बता दिया आपको। बोन डेवलप होता है तो पेन होगा ही, स्कल डेवलप होंगे तो हेडेक होंगे ही, और एडिनोडाइटिस होगा तो नेज पेन होंगे ही। तो ये सब कंडीशन से क्या होते हैं, पेन होता है। और एक बार डोनल पेन बता दिया आपको। तो इसके कारण बच्चा रोता है। एक होता है बहुत सारे बच्चों का बिहेवियर होता है ना, कि बिना किसी, जैसे किसी पेरेंट का या कोई पर्सन के गोद में ही रहना चाहता हो। कुछ बच्चे को ना हिलने की आदत होती है, तो झुलवा पे रख देते हैं उसको, झुलवा पे रख कर उसको क्या करते हैं, उस बच्चों को हिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा फिर होता है ना, उसको हैबिट बन जाता है वहां पे, और उसके बाद वो उस चीज को डिमांड करने लगता है बच्चा। तो कुछ बच्चे किसी के बड़ी में गोद गोद में जाकर सोते हैं। तो इस तरह से यह भी एक प्रकार का जो है ना क्राई डिजॉर्डर होता है। जरूरी नहीं है कि हर जो बच्चा जो रो रहा है उसको कोई प्रॉब्लम हो ही। कुछ का बिहेवियर होता है ऐसे रोने का, कि जिसका उसको लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई ना कोई एनी टाइम मेरे हम किसी के बॉडी में अटैच करें हैं। तो इस तरह से बच्चों को ऐसा होता है, और ये भी आपको होता है। तो इसके लिए भी आपको कंडीशन देखते हुए हम फिर मेडिसिन को देते हैं, कि बच्चा अगर रो रहा है तो किस वजह से रो रहा है, उसके अनुसार फिर हम लोग मेडिसिन देते हैं। कुछ यहाँ मेंटल कंडीशन देखते हुए, जैसे वहाँ पे लोग को, जैसे अब यहाँ पर दे सकते हैं स्टामोनियम यूज कर सकते हैं, यहाँ भी ओपियम यूज कर सकते हैं। दर्द है तो वहाँ पर लोग फिर मैकफोस वगैरह या मैकफोस वगैरह दे सकते हैं। वहाँ पर नेटम कार्ड यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो उसको हम लोग उसको कंडीशन देखते हुए दवा दे सकते हैं। नेक्स्ट पेन क्या है, चिल्ड्रन बिहेवियर डिजॉर्डर। चलिए ये जितना बोलो डीजे डिजॉर्डर देखे थे हम लोग हैं। एडीएचडी। हाँ, ये अभी जो जितना डिजॉर्डर देखे हम लोग, ये सब इन्फेंट का, 1 साल से पहले के बच्चों में ये सब डिजॉर्डर मिलता है। तो इसमें तो जो जितने हम अभी डिजॉर्डर बोले हैं इन्फेंट में, इसमें जो कॉज की अगर बात करते हैं कि ये सब डिजॉर्डर की कारण क्या होता है, इस सारे डिजॉर्डर, चाहे आपको क्राई डिजॉर्डर हुआ, या स्लीप डिजॉर्डर हुआ, या फिर फीडिंग डिजॉर्डर हुआ, या फिर आपको अटैचमेंट डिजॉर्डर हुआ, रिएक्टिव डिजॉर्डर हुआ, तो इस सब के पीछे रीजन ये होता है, कॉज का सबसे बड़ा कारण होता है कि या तो जो बर्थ जो हुआ है, या उसका प्री टर्म हुआ होगा, या उसका पोस्ट टर्म हुआ होगा। पहला ये होता है कंडीशन। नंबर 2, हो सकता है न्यूट्रिशनल कंडीशन उसका सही ना हो सकता है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उसका अच्छा ना हो, में भी ऐसा हो सकता है कि जो पेरेंट का जो केयर है, पेरेंट केयर, केयर किसकी वजह से हो रही है, पेरेंट केयर है या फिर कोई अदर पर्सन का केयर है। जैसे जितना अच्छा केयर वो मदर कर सकती है, उतना केयर को दूसरा नहीं करता। आज के समय में क्या है, अब डिलीवरी हुआ, 1-2 महीने तक आराम करेंगी, उसका ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है, ड्यूटी करती है, सर्विस करती है। अब बच्चा को पालन पोषण कोई दूसरा पर्सन करता है। तो जितना अच्छा उसको एक मदर केयर कर सकती थी, उतना अच्छा केयर थोड़ा दूसरे के साथ उतना नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो वहां पर सेपरेशन जरूर होती है। तो एक ये भी बहुत बड़ा है कि पेरेंट का उसको जो है ना, पेरेंट का या मदर का जो है ना, उसका जिसका बोलते हैं नर्सिंग या केयर नहीं मिल पाता है, उससे दूर हो जाता है पेरेंट से, पेरेंट ही दूर कर लेते हैं। तो ये सब भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इसमें, जिसके कारण इन्फेंट में ये सब कंडीशन मिलता है। और इस समय अगर बाय द वे उसको अगर मैनेज कर लिया है, तो फिर आगे चल करके बहुत सारे जो चिल्ड्रन में डिजॉर्डर होते हैं ना, वो सबको रोका जा सकता है। ये कोई डिजॉर्डर बहुत बड़ा नहीं है कि हम लोग उसमें बहुत चिंता करेंगे। हाँ, इसमें वही है कि उसको मैनेज करेंगे, अच्छे ढंग से उसका नर्सिंग करना है, अच्छा न्यूट्रिशन देना है, जो उसको अच्छे ढंग से उसको सपोर्ट करना है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उसको दुलार करना चाहिए। ये सब चीज, डांटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें कभी भी। लेकिन इसमें भी कभी क्या होते हैं, गार्जियन ऐसे होते हैं। अब गार्जियन का जो बताया कि जो दूसरा पर्सन जो उसको अगर पालन पोषण करेगा, कोई नौकर पालन पोषण करेगा, तो उस सब के तो वो तब देख नहीं रहे ना वो क्या करने का है, उसे तो पिटाई उटाई भी करने लगता है बच्चों लोग बहुत सारे। तो ये सब काम क्या होते हैं, बिहेवियर डिजॉर्डर मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट जो फेज आ रहा है वो चिल्ड्रन का है। चिल्ड्रन में क्या होता है, चिल्ड्रन बोले थे आपको कि
अब 1 साल के बाद, 1 साल के बाद जो अब चलते हैं हम लोग सीधा 15 साल तक जो चलते हैं, उसमें जो कुछ डिजॉर्डर देखने को मिलता है वो हम लोग एनवायरमेंट के देखते हैं। सबसे पहला इसमें मिलता है आपको एडीएचडी मिलते हैं। एडीएचडी, एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर। ये जो बच्चे होते हैं, यह जो बच्चे होते हैं, ये लगभग 2 या 3 साल के बाद, 3 साल के बाद यह प्रॉब्लम जो होता है आपको पता चल जाता है कि यह बच्चा एडीएचडी का है। और कभी कुछ कुछ सिम्टम तो पहले ही पता लग जाते हैं आपको। 2 साल होते होते जो है ना, कुछ बच्चों में आपको एक्टिविटी ज्यादा हो जाता है और लग जाता है कि बच्चा एडीएचडी का आप जो है ना शिकार हो गया। एडीएचडी में होता क्या है ना कि पेशेंट जो बच्चों को अटेंशन नहीं रह पाता है, उसको अगर कोई चीज पढ़ने के लिए बात जो उसके फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर में क्या पढ़ाई है, तो जो उसका पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो उसका ध्यान अलग रहता है। बैठा रहेगा क्लास में, ध्यान रहेगा खिड़की से बाहर रहेगा उसको। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब नहीं देता है उसको वो बच्चा। तो सबसे बड़ा चीज है कि वो कोई भी चीज को वो जो है ना, वो अटेंशन से नहीं लेता। वो क्या होता है ना, वो केयरलेस देखता है, उसका दिमाग ही अलग होता है वहाँ पे। और ऐसे बच्चों में क्या होता है ना कि जो बोलते हैं ना लोग फ्लाइट ऑफ आइडिया, फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब होता है कि दिमाग में अलग अलग तरह के आइडिया उसके डेवलप होते रहते हैं। कभी ये करना है, कभी वहां जाना है, कभी वहाँ जाना है। तो ऐसे बच्चों में आपको फ्लाइट ऑफ आइडिया देखने को मिलते हैं। और जिसके कारण जो होता है ना, ये हाइपर एक्टिव इसका एक्टिविटी हो जाता है। इसका जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत एक्टिव होते हैं। यानी इसको अगर बोलिएगा खेल के लिए कौन सा खेल पसंद है, तो ये आपको चेस नहीं बोलेगा, कैरम बोर्ड। ये आपको क्रिकेट बोलेगा, वॉलीबॉल बोलेगा, फुटबॉल बोलेगा। क्योंकि इसका बॉडी जो है ना आपको हाइपर एक्टिव जैसा बिहेव हो जाता है इसका। अगर ये कोई काम भी करे, काम तो खैर उतना मन से करेगा नहीं आपको, और जो भी काम करेगा इनकम्प्लीट काम करता है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम का होता नहीं इस बच्चों को। और वो अच्छे ढंग से कोई काम नहीं कर पाएगा, कोई टास्क नहीं पूरा कर पाता, होमवर्क पूरा नहीं कर पाएगा। और हाइपर एक्टिव मतलब कि हर समय उसका बॉडी मूव करते रहेगा, खूब तेज दौड़ना, घर में भी रहेगा तो कभी इधर से उधर। तो ऐसे बच्चे, और ये जो होता है, ये फिर सोशली विड्रॉल हो जाते हैं बच्चे ये। या फिर इसका मेंटल भी उसका उतना डेवलप नहीं हो पाता है। या फिर ये जो होते हैं एजुकेशन इसकी प्रॉपर नहीं हो पाती है, सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये बच्चे का कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाता है एडीएचडी में। एडीएचडी का शिकार ज्यादातर मेल चाइल्ड होता है। एडीएचडी के ज्यादा बच्चे होते हैं ना, मेल चाइल्ड होते हैं, फीमेल चाइल्ड बहुत कम होती है एडीएचडी में। तो चूंकि उसके पीछे रीजन यह है कि ये तो या तो बहुत केयर कर देना, ज्यादा ओवर, बहुत ज्यादा उसको दुलार दे देना, ओवर केयर करना। और नहीं तो केयर नहीं करना, ऐसा भी तो नेग्लेक्सी करना उसके साथ है। जो कर रहा है करने देते हैं, छोड़ देते हैं। यही उसको जो होता है ना, बिहेवियर में अंतर हो जाती है। तो एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें यही कंडीशन होती है कि वो किसी भी स्टिमुलस को या कोई भी चीज को वह अटेंशन में नहीं लेता वहां पे। और वही यही अटेंशन की कमी होने के कारण क्या होता है ना, वह हाइपर एक्टिव का कंडीशन हो जाता है। या तो उसको हो सकता है कि माइंड प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ हो, प्रेगनेंसी के समय कोई ना कोई ऐसा कंडीशन डेवलप हुआ हो जिसके कारण उसमें एडीएचडी हो जाता है। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग क्या है ना, कुछ ऐसे मेडिसिन भी होते हैं जिसको कि वो दे सकते हैं। क्यूप्रामेट भी आते हैं जिनका में, और कौन से मेडिसिन उसमें, स्टामिना। हाँ स्टामोनिया में बहुत अच्छे आपको काम करते हैं उसमें। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मेडिसिन उसमें होते हैं, आपको पीपीटी बना हुआ है जो एडीएचडी के बच्चों को देते हैं। और ये आपको बच्चे बहुत मिलते हैं आपको, बहुत ज्यादा। मतलब कि ओवर क्राई करना, ओवर चिल्लाना, ओवर बोलना, ओवर मान लो बहुत ज्यादा दौड़ते रहना, इधर से उधर कूदते रहना, ये सब एडीएचडी के बच्चे मिलते हैं। तो ऐसा भी आपको बच्चे मिलेंगे। ये बिहेवियर जो होता है, दोनों जो दो बिहेवियर हो जाता है ना, डबल बिहेवियर हो गया। एक तो अटेंशन वाला बिहेवियर अलग हो गया, अटेंशन रहेगा नहीं किसी चीज में उसको। और दूसरा हाइपर एक्टिव बिहेवियर हो गया। तो दोनों बात हो जाता है इसका। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। अब जो यहाँ पे आ गया इंटेलेक्चुअल डिजॉर्डर। इंटेलेक्चुअल डिजॉर्डर जो होते हैं, या इसको बोलते हैं लोग मेंटल रिटार्ड बोलते हैं, है ना। माइंड रिटार्ड, मेंटल रिटार्ड बोलते हैं। जैसे उसका जो कॉर्टिकल सेंटर है, कॉर्टिकल सेंटर, ब्रेन का कॉर्टिकल सेंटर कहाँ पे होता है, सेरेब्रम कॉर्टेक्स में होता है। कॉर्टिकल सेंटर जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल सेंटर बोलते हैं, जहां से बच्चे का थिंकिंग,
या फिर मेमोरी या लर्निंग या परसेप्शन, इमोशन, या हर चीज जहां से डेवलप होता है वही किसी कारण से प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। एक ऐसे बच्चे जिसका फिजिकल ग्रोथ तो होता है लेकिन मेंटल ग्रोथ नहीं होता है। फिजिकल मैच्योरेशन होते हैं लेकिन मेंटल मैच्योरेशन नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी का ग्रोथ अच्छे हो जाते हैं। बॉडी का ग्रोथ अच्छे हो जाता है, 15 साल 14 साल का हो जाएगा, लेकिन उसका जो माइंड होता है ना, एक 6 साल के बच्चों के जैसा होता है। अब जैसे कोई मिल गया, कब देखे होंगे पिक्चर में था जिसमें ऋतिक रोशन थे, उसको क्या थे ना कि उनका उम्र दिखाया गया था उसमें कि उनका उम्र बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन फिर वो एक छोटे छोटे बच्चे से खेलते थे। तो क्या है ना कि ये आपको क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेंटल रिटार्ड बोलते हैं। मेंटल रिटार्ड देखिए, कोई भी पर्सन का जो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, वह एक नॉर्मल पर्सन का इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो होता है वह 90 से लेकर 110 होता है। एक कोई भी नॉर्मल पर्सन जो होता है उसका आईक्यू, आईक्यू कैसे निकालते हैं, आईक्यू निकालते हैं मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुने 100, इस तरह से उसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो तो किसी पर्सन का अगर भाई मेंटल, अगर भाई आईक्यू 90 to 100 होता है और 110, तो उसको बस सही बोलते हैं। अब 110 से ऊपर है तो बहुत सारा फिर इंटेलिजेंट है, 130 से ऊपर हो गया तो जीनियस हो गया, 140 से ऊपर साइंटिस्ट माइंड हो गया, वो तो अलग बात हो गया। लेकिन एक अगर बाई द 90 से 70 हो गया तो आपको इसको बोलते हैं लोग सब मेंटल रिटार्ड बोलते हैं। और उसके बाद अगर 70 से लेकर 55 हो जाता है तो उसको हम लोग स्टेज 1 मेंटल रिटार्ड बोलते हैं। यानी इस 70 से लेकर 55 वाले को जो है ना, आप चाहो तो बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ा सकते हो उसको, तो उसको बोलते हैं एजुकेबल मेंटल रिटार्ड बोलते हैं। एक होता है जिसका आईक्यू 55 से लेकर के 35 हो जाता है। ये बच्चे को आप पढ़ा तो नहीं सकते हो, लेकिन कोई ना कोई ट्रेनिंग दे करके उसको कोई काम में लगा सकते हो, इसलिए इसको ट्रेनर, हम लोग ट्रेनर मेंटल रिटार्ड बोलते हैं। एक होता है आपको जिसका आईक्यू आपका 35 से लेकर के और 20 हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेबल डिपेंडेबल मेंटल रिटार्ड बोलते हैं। डिपेंडेबल मतलब होता है या फिर इसको किसी ना किसी पर डिपेंड रहता है, अपना हर काम जो होता है ना अपने से नहीं कर पाता है। और एक होता है जिसका मेंटल रिटार्ड 20 से कम होता है, इसको प्रोफाउंड बोलते हैं, जो आपको कस्टडी में रखना पड़ता है कि हर एवरी एवरी कंडीशन में। तो मेंटल रिटार्ड जो होते हैं उसमें क्या होता है ना, कि पहले बता आपको कि ऐसे बच्चे जिस प्रकार की जो बिहेवियर जो होता है ना, एक बच्चों के जैसा होता है। भले ही उसका जो ग्रोथ आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, बॉडी का ग्रोथ, लेकिन प्रॉपर उतना ज्यादा मेंटल उसका नहीं रहता वैसा। कारण तो खैर बहुत सारे हैं, चाहे वो आपको प्रेगनेंसी के समय कोई डिजॉर्डर हुआ हो, प्रेगनेंसी से कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, या लेबर के समय ब्रेन वहां पे ज्यादा कंप्रेस कर गए होंगे, या फिर डिलीवरी के जस्ट बाद 7 दिन तक में, 7 डेज तक, जिसको हम लोग क्या बोले थे, अर्ली नियोनेट बोलते हैं। तो अर्ली नियोनेट जो होता है ना, उसमें भी अगर बाय द वे कुछ कंडीशन होता है, जैसे हाइपोग्लाइसेमिया होगा, बर्थ के बाद जो है सही ढंग से बच्चा रेस्पिरेशन नहीं ले पाता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस सब में होता है मेंटल रिटार्ड होने की चांस होती है। या ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है किस तरह का, या रूबेला का इन्फेक्शन हो गया, रूबेला इन्फेक्शन भी क्या होते हैं ना, ब्रेन को डेवलप होने नहीं देते हैं प्रॉपरली। तो ये ऐसे बहुत सारे कंडीशन अगर होते हैं तो उसकी वजह से जो मेंटल होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं बच्चों का, और इसको मेंटल रिटार्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप खुद जानते होंगे कि मेंटल रिटार्ड का मतलब क्या है, कि वह एक उस अपने एज के अनुसार उसका जो डेवलपमेंट होता है माइंड का प्रॉपरली नहीं रहता है। यह है मेंटल रिटार्ड। इसमें जो है ना थोड़ा मेडिसिन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसमें लोग बच्चों को देखते हुए मियाज के अनुसार से, कंडीशन के अनुसार से, किस पार्ट में कितना ज़्यादा डिफिकल्टी है, आईक्यू कितने हैं, उसके अनुसार से फिर मेडिसिन दी जाती है। तो इसमें जो लोग मेडिसिन देते हैं तो क्या देते हैं, उसमें लोग ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के लिए या माइंड डेवलप करने के लिए क्रिया कुछ दवा, कलकरिया कार्ब है, कलकरिया फॉस है, या फिर आपको क्या बोलते हैं, रहता है। रायता का भी यूज करते हैं। ये सब कुछ दवा होती है जो उसको हम लोग देते हैं। नेक्स्ट, अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर। अगला है अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर, डिफरेंट डिसऑर्डर। अपोजिशनल डिसऑर्डर में क्या होता है ना कि बच्चा जो होता है हर रूल रेगुलेशन को, नॉर्म्स को क्या करता है ना, वो एंटी सोशली वह बिहेव कर लगता है।
एंटी सोशल, सोशल के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसको क्या करता है ना, वो ब्रेक करते रहता है। और जिसके कारण क्या होता है ना, वो अच्छा, इसका मेन रीजन क्या होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है इसमें फैमिली हिस्ट्री है, मदर का पेरेंट हिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, या फ्रेंड सर्कल होता है, जिसमें क्या होता है उसका माइंड भी होता है, कोई भी बात बोलेगा तो वो उसको अपोजिट बोलते रहेगा, अपोजिट करता भी, कुछ काम करने के लिए बोले तब भी अपोजिट करेगा। एंटी सोशल एक्टिविटी हो जाते हैं, कोई ऐसा काम है जो ऐसा करता है जो कि सोशल के अगेंस्ट में वर्क होता हो, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे होते हैं। कभी वो क्या करेगा, कभी जानवरों को पीटते रहेगा, कभी किसी का सामान तोड़ देता है, कभी किसी को मनी लॉस कर देता है, होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि चलते चलते देखिए बहुत सारे रास्ते में जो सामान मिलते हैं उसको ब्रेक करते रहते हैं। तो ये सब जो होता है ना, आपको अपोजिट जरूरत होते हैं, या फिर उसको रूल रेगुलेशन तोड़ने की कंडीशन बहुत ज्यादा रहता है बच्चों में। तो ये जो होते हैं ज्यादातर जो होता है इस पेशेंट जो होते हैं, आपको सिक्योरिटी मियाज उनके ज्यादा होते हैं बच्चे ऐसे, जो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव कंडीशन डेवलप होते हैं। तो इस तरह से इस तरह का ग्रुप का अगर मेडिसिन अगर देते हैं उसको, तो बहुत अच्छा इसके बिहेवियर में चेंज हो जाती है इसमें, है ना, ये तक करना चाहिए। कंडक्ट डिजॉर्डर। कंडक्ट डिजॉर्डर, कंडक्ट डिजॉर्डर हम बताए थे आपको, वहां पे भी इनफैक्ट में बोले थे कि कोई पर्सन जो होता है ना, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं बन पाता वहाँ पे, उसका कोई कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता, उसके साथ वो कंडक्ट नहीं कर पाता वहाँ पे, ना उसके साथ वो एडजस्ट कर पाता है, ना उसके साथ वो बोल पाता है। तो एक पर्सन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि इसी बहुत कमी होती है, जिसको हम लोग कंडक्ट डिजॉर्डर बोलते हैं। वहां भी बताया थे आपको, एक ये इसमें एडजस्टमेंट डिजॉर्डर बताते हैं, रिएक्टिव एडजस्टमेंट डिजॉर्डर बताते हैं इनफैक्ट में, जहां पर क्या था कि जिसके साथ वो रहता उसके साथ वो उसको क्या है ना, कि वो अट्रैक्ट नहीं हो पाता वहां पे, उसके हुए रिपेल करते रहता हो। तो ये कंडीशन भी आपको होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्ट डिजॉर्डर बोलते हैं। अब कंडक्ट डिजॉर्डर का भी कारण जेनेटिक या पेरेंट होते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, या फिर कोई न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं, जिसके कारण जो माइंड जो होता है वो किसी भी जो कंडीशन होती है इन्वायरमेंटल जिसके साथ वो रहता हो कंटिन्यू, उसके साथ वो जो होता है ना, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। इसमें भी होता है ना, ज्यादातर हम लोग उसी ढंग से हम लोग डिस्ट्रक्टिव माइंड देखते हुए हम लोग मेडिसिन को देते हैं, उस बता मेडिसिन आपको बता चुके हैं। आगे एंजाइटी रिलेटेड बिहेवियर प्रॉब्लम। एंजाइटी बिहेवियर प्रॉब्लम, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिसको कि हर समय एंजाइटी जैसा उसको जो है ना आपको सिम्टम मिलता रहेगा, जैसे एनी टाइम कहीं ना कहीं से पसीना चलते रहना, कभी फेस से पसीना चलते रहना, कभी पाम एंड सोल से कभी कभी स्वेटिंग होते रहता है, हाथ में ट्रिमर होते रहता है, थोड़ी सी बात करने पे घबराहट होने लगता है, डर जाता है, फोबिया केस में रहता है बच्चा। तो ऐसे कंडीशन को लोग बोलते हैं एंजाइटी बिहेवियर डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो कि एंजाइटी कंडीशन में रहते हैं, इसमें भी आपको 3 वैरायटीज के एंजाइटी बच्चे मिलते हैं। एक मिलते हैं पैनिक एंजाइटी होते हैं, जो बैठे बैठे आकस्मिक घबराने लगता है, तो कुछ थिंकिंग किया घबराने लगता है, कुछ था भी नहीं अभी। दूसरे होते हैं फोबिक एंजाइटी बिहेवियर होते हैं, जो किसी न किसी पार्टिकुलर चीजों से बहुत घबराता है, डरता है वो, जो है नहीं उससे डरता है। अब मान लीजिए कोई बच्चे चींटी से डरेगा, गिरगिट से डरता है, तिलचट्टा से डरता है, या उसी तरह का खिलौना कोई अगर डाल दे दिया जाना तो उससे भी डरता है बच्चा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको जो डिजॉर्डर होते हैं, ये आपको फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर में आते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कोई ना कोई स्टिमुलस, कोई भी तरह का स्टिमुलस हो, कुछ भी तरह के स्टिमुलस को देख करके डर लगता है। एक बच्चे होते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो हर बात बात पे वो घबराते रहता है, हर बात पे उसको एंजाइटी होते रहता है, हर बात पे उसको रहता है ना, कंपन होने लगा बॉडी में। तो ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे मिलेंगे आपको एंजाइटी डिसऑर्डर में, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर एंड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये भी आपको बच्चे में मिलते हैं, और तीनों अलग अलग कंडीशन का होता है। इसमें हम लोग इस भी आपको जो है ना एंजाइटी कंडीशन है, और कॉज भी इसके अलग अलग होते हैं, चाहे कोई ना कोई इंसिडेंस हुआ हो उसके साथ, चाइल्ड एब्यूज भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, चाइल्ड एब्यूज हो, कोई इंसिडेंस है, किसी तरह का उसका घटना घटा होता है, तो उस कंडीशन में जो है ना ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है पेशेंट को, एंजाइटी एंजाइटी डिसऑर्डर मिलता है इसमें। और जो मेडिसिन जो देते हैं हम लोग उसी ढंग से पेशेंट को देते हैं मेडिसिन, क्योंकि जो ब्रेन में उसको जो इस तरह का कोई अगर एक्सपोजर हुआ है तो आसानी से वहां से आसानी से रिमूव हो जाए, बेटा। व्हाट इज नीडेड?
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक यह भी होता है, ऑटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होते हैं जिसमें कोई बच्चा जो होता है ना एक तरह का बिहेवियर करता है, उसको दूसरा दूसरा का अगर दूसरे तरह का बिहेवियर अगर बाय चेंज करने की बात करेंगे वो करेगा नहीं वो। तो एक ही तरह का जो है ना बिहेवियर वो करते रहता है, एक तरह का वो जैसे अच्छा इसमें क्या होता है ना कि वह किसी लोगों से वह तो जो है ना वह मतलब डायरेक्टली वो अटैच नहीं हो पाता है, उसका जो आई कांटेक्ट वो आपको डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे, अपने में वो रहता, हंसते रहेगा, अपने दुनिया में वो रहता है वो। ऐसे बच्चों को देखते हो चुपचाप अपने वो खेलते रहे, उसको जो मन में आएगा ना माइंड में उसी चीज को वो खेलेगा वो। आप उससे बढ़िया चीज कुछ भी देंगे खाने के लिए वो नहीं खाएगा, वो हट कर लेता है कि नहीं हमको वही चीज चाहिए। वो कोई अगर खाने खेलने की बात बोलेगा तब भी वो हट कर नहीं हम यही खेल खेलवे करेंगे, जिसका कि कोई ज्यादा मीनिंग ना हो, अपने मन से बैठे रहना, अपने हंसते रहना, अपने मन से कहीं इधर घूमते रहना कहीं उधर। मेरे को अजीब जैसे उसका बिहेवियर होता है ना कि जैसे हमारे सही बिहेवियर जैसे रूम में आया तो बैठना चाहिए, वो बैठेगा नहीं, या तो किसी दीवार के कहीं जाकर देखते रहेगा, उसको निगाहते रहेगा उसको, या कभी जाकर किसी खिलौना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके साथ जो ऑब्जेक्ट से खेलने वाला नहीं है लेकिन उसके साथ वो खेलना चालू कर देता है। ऐसे बच्चे सब, ऐसे बच्चों में क्या होता है कि जो स्पीच भी होता है या तो बहुत देर से बोलते हैं, बहुत कम से कम दिनों पे, तो ये बहुत बहुत sorry, कम बहुत देर से बोलते हैं, कम नहीं यहाँ पर, यानी बच्चे जो बोलते हैं बहुत लंबे समय के बाद बोलते हैं। तो ये सब जो है ना डिजॉर्डर आपको बच्चे उससे मिलेंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर मिलते हैं। और इस ढंग से इसको जो होता है ना मेडिसिन हम लोग इसमें हम लोग उसी ढंग से देते हैं। इसमें हम लोग इनेसिया, स्टोमोनियम, कलग्रियाकार, ये सब ग्रुप के बहुत सारे मेडिसिन आते हैं जो उसको देते हैं। नेक्स्ट, इमोशनल रेगुलेशन डिसऑर्डर। इमोशनल रिलेशन डिजॉर्डर, इमोशनल रिलेशन डिजॉर्डर में क्या होता है ना कि कोई भी बच्चा जिसे वो अब हर माहौल अलग अलग तरह के होते हैं, कोई कहीं पे आपका अच्छे मोमेंट होते हैं, कहीं पे पार्टी का माहौल है, कहीं पे कोई मैंने माहौल तो अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट मिलते हैं ना। अब अगर बाय द वे कोई ऐसे बच्चे जो उस तरह के इन्वायरमेंट को वह अडेप्ट नहीं करता है, वह अलग जैसे इन्वायरमेंट अगर बाय द वे कोई पार्टी का हो तो वो गम जैसे वो अपना बिहेवियर करता है, अगर कोई इन्वायरमेंट गम का हो तो वहाँ पे वो आपको पार्टी से बिहेवियर करता है। तो यानी कि एक कंडीशन ऐसा होता है पेशेंट को कि वह जो सोशल के साथ इमोशनली अटैच नहीं रहता है, वो जो सोशल के साथ क्या होता है ना वो अलग टाइप का बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, वो इस तरह का इमोशनल बिहेवियर नहीं करता वो। एक ऐसे भी आपको बच्चे मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेशन डिसऑर्डर। चलिए एक ये भी एक इम्पोर्टेंट डिजॉर्डर है, एलिमिनेशन डिजॉर्डर होगा। एलिमिनेशन डिजॉर्डर का मतलब होता है कि देखिए एलिमिनेशन, नोज से कुछ निकलता है डिस्चार्ज, माउथ से डिस्चार्ज निकलते हैं जो थूकड़ा बोलते रहते हैं, यूरिन है, स्टूल है, यानी हमारे बॉडी के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट अलग अलग पार्ट से निकलते हैं। जैसे नोज से निकलते हैं नेजल डिस्चार्ज, माउथ से निकलते हैं सलाइवा, ओरल डिस्चार्ज या स्पूटम, है ना। यूरेथ्रा से निकलते हैं यूरिन और रेक्टम से निकलता है स्टूल। ये सब जो प्रोडक्ट जो होते हैं ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है ना, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, खराब प्रोडक्ट है। तो इसको बाहर निकालने का कोई स्पेस होगा ना, कोई प्लेस होगा। जैसे आपको थूक फेंकना हो तो कहाँ फेंकेंगे, एक कहीं गंदे जगह पे होगा जहां पर के कोई मतलब ना हो, वहां पे उसको फेंकते हैं। यूरिनेशन के लिए कहाँ टॉयलेट होना चाहिए, स्टूल के लिए टॉयलेट होना चाहिए, तो होना चाहिए वो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूरिन आपको बात आपको रूम में हो कहीं भी, वो एक सीढ़ी पे चढ़ते सब कहीं भी, जिसको कि ऐसे भी क्या होता है ना कि जो यूरिनेशन जो होता है ना यूरिन का, उसमें बच्चे एजुकेट हो जाते हैं 3 साल में। यूरिनेशन के लिए बच्चे 3 साल में एजुकेट हो जाते हैं, ठीक है। स्टूल के लिए बच्चे लगभग 2 साल से 2.5 साल में एजुकेट हो जाते हैं, है ना। थूक कहाँ पे फेंकना है, ऐसे बच्चे लगभग 6 साल में एजुकेट हो जाते हैं, 6-7 साल में, है ना। नेजल डिस्चार्ज कहाँ पे करना है, ऐसे बच्चे लगभग 7 साल में भी एजुकेट हो जाते हैं। तो लेकिन ऐसे बच्चे जिसको कि उसको पता नहीं हो, जहां मन में वहीं पर क्या करता ना उसको एलिमिनेट करता हो, ऐसे कंडीशन को एलिमिनेटर बिहेवियर बोलते हैं। क्या बात है,
एलिवेशन डिजॉर्डर का, है ना। कितने तरह के होते हैं, देखिए सबसे पहला होता है एनुरेसिस। एनुरेसिस का मतलब क्या होता है, वो जो बच्चा है ना, वह यूरिन एक बेड पे करता हो या अनप्लेस्ड एरिया में करता हो, जिसको हम बेड वेटिंग के नाम से जानते हैं। यानी वह जहां पे उसका एक प्लेस होना चाहिए, वो प्लेस पे नहीं करता है हमेशा। वो प्लेस से क्या होता है ना, हट के करता है। कोई जहाँ पे जैसे बेड हुआ, किचन रूम है, पूजा घर है, उस वहां जाके वह एलिमिनेट करता है, उसको पता नहीं चलता है इस पर। तो जनरली क्या है, हम क्या बोले थे अभी, यूरिनेशन जो होते हैं वो लगभग 3 साल में बच्चा एजुकेट हो जाता है। लेकिन कंप्लीट एजुकेशन जो होता है ना, वो 5 साल में कंप्लीट हो जाता है। उसको मालूम हो जाता है कि हाँ यह यूरिन है, यह वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको जो है ना बॉडी से बाहर हमको किस प्लेस पे करना है। लेकिन होता क्या है ना, कुछ बच्चों में जो होता है ना, वह यूरिन जो होता है ना, किसी प्लेस पे वह एलिमिनेट कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनुरेसिस बोलते हैं। क्यों होता है एनुरेसिस, बहुत सारे रीजन होते हैं। या तो पुडेल्ला नर्व के इरिटेशन के कारण, पिनवर्म के कारण, प्रोस्टेट के इरिटेशन के कारण, कोल्ड एक्सपोजर की वजह से, फिर बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं ना, एनरेसी डेवलप करता है। और वही सिम्टम है इसका कि जो इसमें बच्चे जो होते हैं ना, वह आपको किसी और जो नॉन प्लेस्ड एरिया में क्या करते हो, इनको बाहर करते हैं। इसी तरह से एक और होता है इनकॉपरेसिव। होता है इनकॉपरेसिव में क्या होता है ना, स्टूल जो होता है ना विदाउट जो प्लेस है ना, उस प्लेस पे स्टूल को बाहर निकालते हैं। ऐसे बच्चों को बोलते हैं इनकॉपरेसिव चाइल्ड बोलते हैं, इनकॉपरेसिव एलिमिनेशन चाइल्ड बोलते हैं। स्टूल का भी अच्छा, इसका एजुकेशन होता है लगभग 2.5 साल बच्चों को हो जाता है। 2.5 ईयर या 2.5 साल में बच्चा एजुकेट हो जाता है कि उसको स्टूल किस प्लेस पे करना है। ठीक है। लेकिन क्या होते हैं इसमें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वह इनको जो स्टूल डिफिकेशन का जो लोकेशन है या प्लेस है, वो नहीं ये मेंटेन कर पाते हैं। ऐसे करने से इनको प्रेसिव बोलते हैं। क्यों नहीं होता है, तो या तो बच्चे जिसका पेट खराब है, या बच्चे का पिनवर्म का इन्फेक्शन है, ये भी कारण से हो सकता है। या फिर बहुत ज्यादा फाइबर डाइट यूज कर रहे हैं सपोज दैट, ये भी उसमें फैक्टर में आते हैं। अब बाकी तो आपको हो गया उसका नॉलेज के बारे में, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज है नहीं उसको इसके बारे में, तो इसको बोलते हैं कि हम लोग इनकॉप्रेसिव बोलते हैं। तो इनमें से दो पढ़ना है। नेक्स्ट, टिक डिजॉर्डर। देखिए टिक डिजॉर्डर। टिक डिजॉर्डर भी एक बच्चों का बिहेवियर डिजॉर्डर होता है। टिक डिजॉर्डर जिसमें बच्चे जो होते हैं ना, मतलब इनवॉलंटरी हरकत करने लगता है। टिक डिजॉर्डर जैसे दो वेराइटीज के होते हैं, एक होता है मोटर टिक होता है, एक होता है वोकल टिक होता है। मोटर टिक किसको बोलते हैं, जैसे बच्चा बैठा रहेगा, पैर हिलाते रहेगा, हाथ हिलाते रहेगा, है ना। यानी बॉडी का कोई ना कोई अंग उसको हिलते रहना जरूरी है। अब वो बच्चों की इनवॉलंटरी मूवमेंट करते रहता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं, टिक डिजॉर्डर बोलते हैं। और जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर टिक बोलते हैं। एक होता है आपको वोकल टिक, बिना काम का वो कोई ना कोई आवाज निकालते रहना, जैसे जिसका मीनिंगलेस आवाज निकालते रहता है। मीनिंगलेस आवाज को वो निकालते रहता है, मतलब कि एलिमिनेट करते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमिनेशन डिजॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, टी डिजॉर्डर बोलते हैं, आप मिस्टेक हो गया, टी डिजॉर्डर बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं वोकल टिक बोलते हैं। तो वोकल टिक होगा, दूसरा मोटर टिक हो गया। तो टिक डिजॉर्डर के बच्चे भी होते हैं, इसके लिए हम लोग ढंग से मतलब मियाज देखते हो, फिर दवा देते हैं उसका लोग। नेक्स्ट, एडोलेसेंट डिजॉर्डर। चलिए यहाँ तक तो लोग देख लिया चिल्ड्रन डिजॉर्डर, बच्चों में जो होता है। अब आते हैं हम लोग एडोलसेंट डिजॉर्डर। एडोलसेंट एज में 15 साल के बाद जो होता है, लगभग 19 साल के बीच में, एक बहुत 2-3 डिजॉर्डर बहुत कॉमन मिलते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन आता है ईटिंग डिजॉर्डर। ईटिंग डिजॉर्डर, ईटिंग डिजॉर्डर किसको बोलते हैं, यानी हम जानते हैं कि लाइफ को सर्वाइव के लिए, यानी कि हमें भोजन लेना बहुत जरूरत होता है ना, क्योंकि उसी फूड में न्यूट्रिशन होता है। बिना न्यूट्रिशन का लाइफ सर्वाइव नहीं है, बिना न्यूट्रिशन का सेल सर्वाइव नहीं करता है, ये हमको पता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो उस खाने के साथ, खाने को सही ढंग से खाते नहीं हैं, और या तो उसके साथ बहुत, मतलब कि अजीब ढंग का, मतलब उसको सही ढंग से नहीं ले पाते हैं, और जिसके कारण बड़ी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे देखिए, ये 4 वेराइटीज के होते हैं।
सबसे पहले आते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा किसको बोलते हैं? एक ऐसा कंडीशन जिसमें पेशेंट खाना खाना ही पसंद नहीं करता है, वो खाना खाना पसंद नहीं करता है। ऐसा चाइल्ड मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं जो खाना उसको लगता है कि हम खाना खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, और उसके वजह से क्या करता है ना, वो खाना नहीं खा पाता है, वो भूखे रहता है, भूखे सोता है, या पानी पी के सोता है, फाइबर डाइट खा के सोता है। तो अगर बाय द वे, वो अगर एरेक्शन नर्वोसा का बच्चा रहेगा तो क्या होगा उसके बॉडी में? धीरे धीरे वेट लॉस होते रहेगा, प्रॉपर वेट बनेंगे नहीं, या फिर और साथ में बहुत सारे डिजीज मिलेंगे। तो एरेक्शन नर्वोसा का एक और कारण होता है स्ट्रेस। बहुत ज्यादा कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रहते हैं ना, तब भी बच्चा होता है ना, अपने एरेक्शन नर्वोसा हो जाता है बच्चा। और दूसरा जो बताया था ना आपको, जो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी बॉडी को स्लिम रखने के लिए, कि मेरा हमें वेट बढ़ेगा तो कि मेरा बॉडी का फिगर खराब हो जाएगा, तो एक्टर जैसे बनने के लिए क्या करते हैं ना, वो खाना को स्किप करते हैं, कभी रात के खाना को स्किप करते हैं, कभी दिन के खाना को स्किप करते हैं। तो जनरली क्या होता है, इसके कारण जो डिजॉर्डर तो मिलेंगे आपको, डिजॉर्डर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एडिक्शन बहुत सारे डिजॉर्डर नहीं बोलता है। कितना डिजॉर्डर होता है, फीमेल है तो मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होगा, हार्मोन डिजॉर्डर बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं। तो डिजॉर्डर तो मिलता है सर। इसको क्या बोलते हैं लोग? एरेक्सिया नर्वोसा, नाम से है ना, एरेक्सिया मतलब भोजन एपेटाइट की कमी, नर्वोसा मतलब हो गया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा किसको बोलते हैं? बुलिमिया नर्वोसा कि जैसे कोई कोई बच्चा या कोई पर्सन खाना खा लिया इसलिए कि उसकी आदत थी, हैबिट है, अच्छा खाना लगा उसको, तो खूब खाना खा लेता है। लेकिन फिर क्या होता है ना, खाना खाने के बाद क्या करता है वो, या तो वो जो खाना है ना, उसको जीआईटी से बाहर कर देता है। कैसे बाहर करेगा? या तो वॉमिटिंग करके, या डायरिया करके। तो इस तरह से क्या करता है वो, जो ऐसे बच्चे होते हैं कुछ जो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और वह ईटिंग करने के बाद क्या करते हैं ना, उसको जो है बॉडी से बाहर कर देते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? वॉमिटिंग के द्वारा, डायरिया के द्वारा। वॉमिटिंग किसको बोलते हैं? कि जब जीआईटी का कंटेंट माउथ से बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? वॉमिटिंग बोलते हैं। डायरिया किसको बोलते हैं? जब जीआईटी का कंटेंट जब रेक्टम के साथ वाटी फॉर्म में जब बाहर निकलता है तो डायरिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होते हैं बुलिमिया नर्वोसा में, कि बहुत ज्यादा ईटिंग कर लेता है, अब फिर क्या करता है, वह मुंह में उंगली डाल करके इस तरह से वहां पर, और क्या करता है वो, वॉमिट कर लेता है। खाना खा लेगा, पूरा का पूरा वॉमिट कर देता है। दूसरा क्या होगा आपको? दूसरा होगा डायरिया करके। डायरिया मतलब होगा स्टूल को लूज करके। कैसे लूज करते हैं? या तो या तो परगेटिव ड्रग्स लेकर, या फिर लग्जेटिव ड्रग लेकर के। तो अगर बाय द वे कोई दवा अगर बाय द वे ओरली लेते हैं, सपोज दैट स्टूल को लूज करने के लिए, तो उसको लग्जेटिव ड्रग बोलते हैं। अब कोई दवा अगर रेक्टम के साथ लेते हैं तो उसको परगेटिव ड्रग बोलते हैं। दो तरह मेडिसिन होते हैं, लग्जेटिव पेरेटिव। तो कहने का मतलब होता है कि बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट जो होता है ना, इसी तरह से क्या करता है कि वह डायरिया करा करके, वोमिटिंग करा करके स्टूल क्या करता है, बाहर करता है। ये हो गया आपको कौन सा? बुलिमिया नर्वोसा। और इसके भी बच्चे की तब उल्टी करते हैं, उसको भी होता है कि खाना खाने के बाद पछताता है कि खाना तो खा लिए, खाना, अब खाना खाना भी उसको क्या है ना कि कंडीशन होता है, वो भी है कि जब मैंने नहीं खाना है, उसको वोमिटिंग करना है, तो क्यों खा रहा हूँ? लेकिन उसको एक लगता है, संतुष्टि नहीं मिलता, उसको खाना खाने से संतुष्टि मिलता है, फिर उसका भले वॉमिटिंग हो जाए। तो इस तरह का क्या बोलते हैं इसको लोग? बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। अब एक थर्ड कंडीशन आता है, वो आता है बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग किसको बोलते हैं? एक ऐसा बच्चे होते हैं हर समय खाते रहते हैं, वो बैग में अपना कुरकुरे हो, बिस्किट है, कुछ भी वो दीपक रखे जी, रहते हैं। हाँ सर। समय हो रहा है, एक 8:30 हो गया, 1 मिनट आगे हो गया है। और सॉरी सर, एक पिक्का ईटिंग था, पिक्का ईटिंग में नॉन हाँ, न्यूट्रिटिव पिका फूड बोल था। करके, हाँ जी जी। जी सर, जी ठीक सर। पिका तो हो गया, वो ईटा पत्थर जो खाता है वो ना। हाँ हाँ, वही जो नॉन न्यूट्रिटिव सब प्लास्टिक है, कागज हम्म, है, या इस सब को खाते रहते हैं, वो भी बिहेवियर डिजॉर्डर में आता है वो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। ये आज चिल्ड्रंस डे के अवसर पर आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर आपसे मिलेंगे। आज चूंकि समय हो चुका है, हम लोग आगे चर्चा नहीं कर पाएंगे। यस सर। तो इसके साथ में आज का मीटिंग समाप्त होता है।
And over to you, Dr. Dhanesh, for your English session. You can start your session.